बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। द मोस्ट अवेटेड वीडियो इज़ हेयर। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनली अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें किसी रिएक्टेंट के अंदर से दो सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव हो जाएं, एक स्टेप में या फिर दो स्टेप्स में। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है वो E1 और E2 दो टाइप्स के होते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री उनकी क्या होगी, जब एलिमिनेशन रिएक्शंस जब प्रोसीड करते हैं ना, तो उनका प्रोडक्ट जो बनता है वो ओलिफिन्स बनते हैं, यानी कि कोई ना कोई अल्कीन्स फॉर्म होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे E1 रिएक्शंस की। E1 रिएक्शंस कैन बी स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव होने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप एक रिएक्शन करवा रहे हैं, उसमें जो दो रिएक्टेंट्स मौजूद हैं ना, वो उसी कंडीशंस पे दो तरह से रिएक्ट कर सकते हैं और दो तरह के स्टीरियो आइसोमर्स दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि वही रिएक्टेंट्स सेम कंडीशंस पे एक दूसरे के साथ दो तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो तरह का होगा। तो हम उनको कहते हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, दो तरह के होंगे। उसमें क्या होगा, एक जो प्रोडक्ट होगा उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा उसकी अमाउंट कम होगी, इसीलिए हम इनको कहते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव कहेंगे, यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक लिखा है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो हम इनको कहते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कुछ एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं वो एक प्रोडक्ट देते हैं और कुछ एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी देते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जो एक प्रोडक्ट देते हैं उसकी एग्जांपल आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं, जिसमें आपके पास टर्शियल अल्कोहल है, उसके ऊपर हाइड्रोजन आके ऐड हुआ, हाइड्रोजन आइन। और ये क्या होता है, जैसे हम लोग हमेशा से रिएक्शंस पढ़ते आए हैं कि OH2 बनाएगा और वाटर की फॉर्म में ये रिलीज़ हो जाएगा यहाँ से, फिर बन जाएगा टर्शरी कीटाइन। अब उस कीटाइन को जो भी कार्बन स्टेबलाइज करने के लिए अपना एक हाइड्रोजन लीव करेगा, उसके साथ वो डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अगर इस तरफ वाला राइट वाला कार्बन जो है वो अपना हाइड्रोजन लीव करेगा तो राइट साइड वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेफ्ट वाला करेगा तो लेफ्ट वाले के साथ। और अगर ऊपर वाला हाइड्रोजन लीव करेगा एक कार्बन के साथ जो अटैच हुआ होगा, तो वहाँ पर ऊपर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन क्या होगा कि प्रोडक्ट एक बनेगा, एक ही प्रोडक्ट है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जैसे एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक हमारे पास बेंजीन रिंग है, हेक्सेन है यहाँ पर, और उसके साथ क्या अटैच है, एक फिनाइल का ग्रुप लगा हुआ और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। इसमें भी जब H पॉजिटिव ऐड हुआ, उसने यहाँ से जो है वो OH के साथ अटैच होकर वाटर की तरफ उसको रिमूव करा दिया, फिनाइल बन गया। ठीक है, फिनाइल खाली ऊपर आ गया, तो ये उसमें क्या हुआ नेक्स्ट हमारे पास कि अब कौन हाइड्रोजन लीव करेगा। अगर तो फिनाइल लीव करता है, अपना एक हाइड्रोजन निकालता है, जो कि थोड़ा आसान नहीं है, तो फिर क्या होगा, बाहर बनेगा डबल बॉन्ड। और अगर जो है वो फिनाइल नहीं निकालता, बल्कि अंदर बेंजीन रिंग या जो है ये रिंग जो बनी हुई है, इसके अंदर से कोई कार्बन जो है अपना हाइड्रोजन लीव करता है, तो उस कार्बन के साथ जो है वो दूसरा कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी एक चीज़ थी, मैंने ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दी। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें एक अल्कीन पॉसिबली बनेगा। और नेक्स्ट हमारे पास है कि अब देखें कि अगर दो अल्कीन्स बनते हैं, कोई ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा अल्कीन्स बने, तो उसमें क्या होता है, अगर दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो जो आइसोमर्स बनेंगे या तो वो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे या फिर वो रीजियो आइसोमर्स होंगे। इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रीजियो आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या फ़र्क है। तो स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो डिफ़र कर रहे होते हैं बाय द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डबल बॉन्ड। स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या मतलब है, जैसे हम लोगों ने वेज बॉन्ड और हैच बॉन्ड और वेज बॉन्ड पढ़ा था ना, यानी एक में क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, कार्बन के फ्रंट पे प्रेजेंट है या कार्बन के बैक पे प्रेजेंट है, ये चीज़ होती है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो इसमें क्या है कि स्टीरियो आइसोमर्स में जो आइसोमर्स होते हैं वो डिफ़र कर रहे होते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के बेस पे, यानी कि उनका ये होता है कि किसी में अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है वो बैक पे है, तो दूसरे वाले आइसोमर में हाइड्रोजन जो होगा वो फ्रंट पे होगा। या अगर कोई हेलोजन है वो फ्रंट पे है, तो दूसरे वाले आइसोमर में वो हेलोजन बैक पे होगा, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री ये चीज़ है। फिर है रीजियो केमिस्ट्री या रीजियो आइसोमर्स। रीजियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स जो डिफ़र कर रहे हो बाय द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। जैसे आपके पास यहाँ जो एग्जाम्पल है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक में जो है जो डबल बॉन्ड बना हुआ वो इनसाइड द रिंग है, और एक में जो डबल बॉन्ड बना हुआ है वो आउटसाइड द रिंग है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी लोकेशन का फ़र्क है, डबल बॉन्ड की लोकेशन का फ़र्क है। एक में डबल बॉन्ड जो है वो इनसाइड द रिंग बना हुआ है, दूसरे में जो डबल बॉन्ड है वो आउटसाइड द रिंग बना हुआ है। ठीक, तो ऊपर वाली हमारी पहली स्लाइड कंप्लीट हो गई है कि कुछ में जो होती है वो चॉइस होती है रीजियो केमिस्ट्री और रीजियो स्टीरियो केमिस्ट्री डिफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं जो हम एग्जांपल्स दी हुई है ना रीजियो आइसोमर्स की और स्टीरियो आइसोमर्स की, इनको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं।
तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है जो हमारे पास है बेंजीन बना हुआ है, उसके ऊपर हमारे पास एक OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और साथ में आप कंसीडर करेंगे कि जहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ मतलब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसकी एग्जांपल बजाय आप यहाँ से करने के, जो मैंने नीचे लिखी हुई है ना, आप यहाँ से देखेंगे कि एक तरफ मिथाइल प्रेजेंट है और एक तरफ OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, H पॉजिटिव आया, वैसे ही रिएक्शन हुआ जैसे हमेशा होता है। H पॉजिटिव जो है वो अटैच हो गया, OH2 बना दिया और H2O की फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ हो गया। यहाँ तक तो रिएक्शन सारा सेम था, ठीक है। यहाँ तक रिएक्शन जो है वो सेम था रेडियो आइसोमर्स में, दोनों आइसोमर्स बनाने के लिए यहाँ तक रिएक्शन सेम होगा। अब नेक्स्ट चेंजिंग कहाँ पे आएगी, चेंजिंग यहाँ पे आएगी कि ये हमारे पास बन गया कार्बोकेटाइन। इस केटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए जो कार्बन आगे आएगा हेल्प करने के लिए, उस कार्बन को क्या करना पड़ेगा, अपना एक हाइड्रोजन लीव करेगा ताकि उस पर भी डेफिशिएंसी आए और डबल बॉन्ड बन सके। ऐसे ही है ना। तो जो कार्बन हेल्प करने के लिए आगे आएगा, जहाँ से हाइड्रोजन लीव होगा उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा। तो जाहिर है कि वो हाइड्रोजन जो लीव करेगा वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। दोबारा सुन लें, कार्बोकेटाइन जो बना है, ठीक है, इसको स्टेबल करने के लिए डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा कार्बन को किसी के साथ। वो डबल बॉन्ड बनाने के लिए जो कार्बन जो है अपना हाइड्रोजन लीव करेगा वो डिसाइड करेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है, अगर जो है ऊपर इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल, अगर ये अपना एक हाइड्रोजन लीव करता है तो डबल बॉन्ड बाहर बनेगा, ठीक है, यानी कि रिंग के बाहर बनेगा। और अगर जो है अंदर से कोई लीव कराता है, फॉर एग्जांपल राइट साइड वाला कार्बन लीव कराता है तो डबल बॉन्ड जो है वो राइट साइड पे बनेगा। अगर लेफ्ट साइड वाला लीव कराता है तो डबल बॉन्ड जो है वो लेफ्ट साइड पे बनेगा। तो ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है या जो रीजियो केमिस्ट्री होती है वो डिसाइड करता है हाइड्रोजन किस तरफ से हाइड्रोजन लीव करेगा, तो फिर वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट किस जो केमिस्ट्री होगी वो क्या होगी। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, ये मैंने आपको दिखा दिया कि अगर हाइड्रोजन जो है वो ऊपर से लीव करेगा मिथाइल से तो CH2 का डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के साथ, यानी कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा या जो डबल बॉन्ड होगा वो रिंग के बाहर होगा। और अगर अंदर से कोई और लीव करता है तो फिर अंदर वाली साइड पे बनेगा। ये चीज़ हो गई क्लियर। उसके बाद है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की जो दो रिंग्स हमारे पास आई हैं, एक इनसाइड द, एक में जो है डबल बॉन्ड जो है वो इनसाइड रिंग है, एक दूसरे में बाहर है। इसमें हमें कैसे पता लगेगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कौन सा और डाई सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है? इसके लिए एक आसान सी एग्जांपल ये है कि आप देखो बेंजीन रिंग सिंपल क्या होता है। बेंजीन रिंग सिंपल आपने लेना है, डबल बॉन्ड नहीं लगाने अंदर क्योंकि इसमें नहीं है ना। तो आपने समझो साइक्लोहेक्सेन लेना है। साइक्लोहेक्सेन के अलावा जितने बॉन्ड्स हैं ना, आपने उतने बॉन्ड काउंट करने और आपने कहना है इतने होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप ट्राई सब्स्टिट्यूटेड को आप लोग कंसीडर करें, इसमें आप लोग साइक्लोहेक्सेन देखें। साइक्लोहेक्सेन में है एक डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितने कितने सब्स्टिट्यूएंट्स के दरमियान में होगा? दो सब्स्टिट्यूएंट्स के दरमियान में। और एक डबल बॉन्ड के अलावा एक बाहर को एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो हमने क्या कहा, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, यानी दो सब्स्टिट्यूएंट्स डबल बॉन्ड के आसपास हैं, यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ, और एक जो है वो बाहर है। तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। उसके अलावा अगर आप दूसरे वाले पे आ जाओ जो डाई सब्स्टिट्यूटेड जिसको हम कह रहे हैं, उसमें आप हेक्सेन का रिंग सेलेक्ट करो और बाहर देखो, बाहर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? दो है ना, यानी कि दो के दरमियान में डबल बॉन्ड बना हुआ है, एक कार्बन ये और एक कार्बन वो, दो डबल बॉन्ड्स बने हुए। तो हमने कहा ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। समझ आई? हेक्सेन रिंग के अलावा जो हेक्सेन हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, उसके अलावा जितने आगे सब्स्टिट्यूएंट आपको नज़र आ रहे होंगे, आप कहोगे उतने सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, यानी कि ट्राई है या डाई है, इस तरह से डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2 स्टीरियो आइसोमेरिक एल्कीन्स पॉसिबल, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिक्स के 2 एल्कीन्स पॉसिबल हैं। 2 एल्कीन्स किस तरह से? एक होता है ई एल्कीन और एक होता है जी एल्कीन। जो ई एल्कीन होता है ना, ये हम ट्रांस प्रोडक्ट को कहते हैं। ट्रांस प्रोडक्ट क्या होता है? जिसमें जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं या जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स होते हैं ये ऑपोजिट साइड पे लगे हुए होते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो ट्रांस जो होता है उसको हम कहते हैं ई एल्कीन्स, और जी एल्कीन्स होता है सिस, यानी जिसमें अल्काइल ग्रुप या जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो दोनों एक साइड पर ही लगे हुए होंगे। जब वो एक साइड पर लगे होंगे उनके दरम्यान में डिस्टेंस कम होगा तो एक दूसरे को बहुत रिपेल करेंगे, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो रिपेल ज़्यादा कर रहे होंगे। तो जी एल्कीन्स जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनकी रिपल्शन ज़्यादा होती है, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। अगर हम कंपेयर करें ई एल्कीन को और जी एल्कीन को, इनकी डेफिनेशन जो है वो आगे लिखी हुई हैं और उसके अलावा एनर्जी और स्टेबिलिटी का फ़र्क भी बताया गया है। तो यहाँ पर जो है वो फिनाइल लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। इसमें हमारे पास क्या है कि जब आपने H पॉजिटिव डाला, यहाँ से जो है वो वाटर की फॉर्म में जैसे होता है, ये सेम सारे में यही है कि वाटर की फॉर्म में वो रिमूव हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए जो कार्बन अपना हाइड्रोजन लीव करेगा उसके साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह क्या हुआ कि डबल बॉन्ड जो है वो जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांस बना, एक में जो है वो सिस बना। ट्रांस को हम कहते हैं ई एल्कीन और सिस को हम कहते हैं जी एल्कीन। तो ई एल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए हमेशा प्रोडक्ट के अंदर ई एल्कीन्स ज़्यादा बनते हैं। इस तरह ये जो आपको नज़र आ रहा है हमारे ये जो है
इसकी एग्जांपल आप लोग को ऊपर भी नज़र आ रही है, जो मैंने ट्रांस और सिस प्रोडक्ट बनाया ना, तो इसमें जो है ये जहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप्स जो हैं, ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रही है स्काई ब्लू कलर से, इसमें जो दो जहाँ पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो सेम साइड पे होंगे, वो हमारे पास होगा सिस, यानी कि उसको हम कहेंगे जी एल्कीन। और जहाँ पर जो है वो अपोजिट साइड पे होगा उसको हम कहेंगे ट्रांस अल्कीन। तो इस स्लाइड में से यहाँ तक आपके पास डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। अभी आपने स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं पढ़ा, तो स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक का डिफरेंस आप लोग करेंगे। उसके बाद है रीजियो केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री का डिफरेंस। उसके बाद होगा जी एल्कीन और ई एल्कीन्स का डिफरेंस। उसके बाद होगा रीजियो आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स का डिफरेंस। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से बन जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर ऊपर ई एल्कीन और जी एल्कीन, इनका डिफरेंस यहाँ से आप लोग ये भी कर लेंगे। उसके बाद है कि ई एल्कीन जो होता है वो लोअर क्यों होता है एनर्जी में जी एल्कीन से। इसका जो आंसर है ये भी जो मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है ना, कि रिपल्शन जो है वो कम होती है, ई एल्कीन्स में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है, एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो अपोजिट साइड पे होते हैं। तो इसका आंसर यही आ जाएगा। उसके बाद है कि ऐसे रिएक्शंस जो यानी जैसे ये हमारे पास है स्टीरियो सेलेक्टिव है ये वाला रिएक्शन, तो स्टीरियो सेलेक्टिव में वो हमेशा जो ज़्यादा प्रोडक्ट, मैंने कहा ना एक प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा एक कम, तो ज़्यादा प्रोडक्ट हमेशा वही होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। सही है, तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ई एल्कीन्स जो है वो ज़्यादा बनता है, क्योंकि उसमें हिंड्रेंस, उसमें रिपल्शन कम होती है। और ऊपर वाली स्लाइड में कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप आ जाएँ तो इसमें उन्होंने वही चीज़ बताई है जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी और जो हम लोग काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वो ये क्या है कि ज्योमेट्री जो है प्रोडक्ट की वो कौन बताएगा, वो प्रोटॉन बताएगा जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के लिए लॉस्ट होगा। ठीक है, क्या मतलब, यानी कि जब इंटरमीडिएट बन जाता है ना, कार्बोकेटाइन की जब फॉर्मेशन होती है, मैंने आपको कहा था ना, उसके बाद जो कार्बन सेक्रीफाइस करेगा अपना हाइड्रोजन दूसरे अपने कार्बन के स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि जो कार्बन एक भाई जो है वो दूसरे भाई के लिए खुद सेक्रीफाइस करेगा और उसके साथ रिलेशन कायम करेगा, उसके साथ डबल बॉन्ड कायम करेगा, वो बताएगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी नेक्स्ट की, या ज्योमेट्री क्या होगी जो प्रोडक्ट की। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड वाला कार्बन जो है वो हाइड्रोजन लूज करके डबल बॉन्ड बनाता है, तो हमें पता लग जाएगा कि मतलब प्रोडक्ट जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो राइट साइड पे आएगा। अगर लेफ्ट वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन रिमूव कराता है, तो हमें समझ आ जाएगी प्रोडक्ट में जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो लेफ्ट साइड पे बनेगा। नेक्स्ट है कि दो पॉसिबल कन्फर्मेशंस बन सकती हैं विद पैरेलल ओरिएंटेशंस। पैरेलल ओरिएंटेशन से दो तरह की बन सकती है, वही बात ही आ गई, ई एल्कीन बनेगा और जी एल्कीन बनेगा, यानी कि एक में होगा सिस प्रोडक्ट, एक में होगा ट्रांस प्रोडक्ट। तो हमेशा जो है वो ट्रांस वाला ज़्यादा फेवरेबल होगा, ज़्यादा जो है वो स्टेबल होगा, तो हमेशा जो है प्रोडक्ट बनेगा वो ई एल्कीन का बनेगा। फिर उन्होंने कहा ई एल्कीन इज़ लोअर इन एनर्जी एंड मोर ई एल्कीन देन जी एल्कीन इज़ फॉर्म्ड। ये फिर वही बात आ गई कि ई एल्कीन जो होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि इनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और हमेशा ई एल्कीन ज़्यादा बनते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आया कि स्टीरियो सिलेक्टिव जो होते हैं ना रिएक्शंस, वो चूज़ करते हैं कि दो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट में से कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो जाहिर है वो उसी को चूज़ करेंगे जो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें रिपल्शन कम होगी, ठीक है, जिसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। तो इसमें से आपके पास जो है वो यही क्वेश्चन आ सकता है कि टर्शियल एल्कीन्स जो होते हैं वो लोअर इन एनर्जी होते हैं जी एल्कीन से या वाई, या फिर वो कह सकते हैं कि ई एल्कीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं जी एल्कीन से। तो इसकी रीज़न बताएं, तो इसकी रीज़न में आप यही लिखेंगे जो मैंने ऊपर 2 लाइन्स में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें उन्होंने एग्जांपल दी है स्टीरियो सेलेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ एन ई एल्कीन। यहाँ स्टीरियो सेलेक्टिव है, यानी यहाँ पर क्या चीज़ सेलेक्ट हो रही होगी, यहाँ पर वो देख रहे होंगे कि डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पर बन रहा है, यानी डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। अब आपने ना इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ उस मॉलिक्यूल को आपने याद करना है। इस मॉलिक्यूल को याद करने का क्या तरीका है कि आपके पास फिनाइल है, फिनाइल के साथ CH है, OH है, और C का जो बॉन्ड है वो CH2 मिथाइल से बना हुआ है, यानी CH2 है और साथ मिथाइल है। तो यानी ओवरऑल ये है वो 3 कार्बन चेन है इसकी, और साथ इस तरफ फिनाइल लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, H पॉजिटिव जब ऐड किया वही सेम रिएक्शन होगा वहाँ तक जहाँ तक वाटर रिमूव नहीं हो जाता, OH के साथ जाके अटैक होगा, वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, फिर बन गया कार्बोकेटाइन। अब आया मेन हमारा जो फोकस था, कार्बोकेटाइन बन गया है, अब इसको हाइड्रोजन कौन डोनेट करेगा इस कार्बोकेटाइन को, यहाँ से सवाल पैदा होता है। अब देखें, अगर इस कार्बोकेटाइन को हाइड्रोजन डोनेट करता है, ये जो हमारे पास था ना CH2, ये जो 2 मिथाइल के साथ जो 2 नीचे हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये CH2 है और फिर साथ मिथाइल है। CH2 जो लीव करेगा, CH2 में से अगर एक हाइड्रोजन लीव करता है ना, तो लोअर एनर्जी होगी, क्योंकि कोई रिपल्शन नहीं हो रही, मिथाइल वहीं का वहीं, फिनाइल वहीं का वहीं, सिर्फ हाइड्रोजन लीव करेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा दरमियान वाले 2 कार्बन्स के दरमियान में। सही है, लेकिन अगर आप जो पीछे हाइड्रोजन है इसको आप फ्रंट पे ले आओ और आप कहो कि नहीं आगे वाला हाइड्रोजन नहीं हमने लीव कराना, हमने पीछे वाला हाइड्रोजन लीव कराना है, तो आप मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे, जब रोटेट करोगे हाइड्रोजन जो है ये वाला इस तरफ को आ जाएगा और मिथाइल जो है वो फिनाइल के साथ आ जाएगा।
यानी मिथाइल और फिनाइल जो है ये तकरीबन एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, जिसकी वजह से इनके दरम्यान में स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। दो बल्कि ग्रुप्स है ना, मिथाइल और फिनाइल, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये दो स्टेट्स हैं ट्रांजिशन, एक तो है लोअर एनर्जी वाली, एक है हाई एनर्जी वाली। तो लो एनर्जी वाली की जाहिर है स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्ट जो है ज़्यादा वो बनेगा लो एनर्जी प्रोडक्ट। और लो एनर्जी प्रोडक्ट आपको पता है कि ई होता है, ई एल्कीन बनेगी और जी एल्कीन इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी। ठीक है, ये वाली होप सो मुझे कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टेमोक्सिफेन। टेमोक्सिफेन जो होती है ना, ये एक ड्रग है जो ब्रेस्ट कैंसर को क्योर करने में या फाइट करने में हेल्प आउट करती है। ये क्या करता है, टेमोक्सिफेन जो है ये ड्रग, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये क्या करता है कि फ़ीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, उसको ब्लॉक कर देता है। उसके ब्लॉकेज से ये क्या करता है कि ब्रेस्ट कैंसर को वो करवाता है, यानी उसको फाइट करने में हेल्प आउट करता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एस्ट्रोजन का हार्मोन है, जिसके अंदर हमारे पास दो जो है वो बेंजीन रिंग्स होते हैं और एक डबल बॉन्ड ओ है, और इस तरफ का बेंजीन जो है उसके साथ ओ और NME2 है। ठीक है, तो इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये पेपर्स में नहीं आते। ठीक है, लेकिन अगर आपने करना भी हो तो मैं थोड़ा बहुत करवा देती हूँ कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड करेंगे इसमें, और क्या होगा, जैसे हमेशा से होता आया वही होगा। यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था, वहाँ जाके हाइड्रोजन लग जाएगी साथ में, और साथ में एक जो है वो बेंजीन रिंग लग जाएगा। अगर आप पहला वाला स्ट्रक्चर याद कर लें तो आप बाकी सारे बना सकते हैं। ऑक्सीजन जो था डबल बॉन्ड, उसके साथ एक हाइड्रोजन लग गई और एक बेंजीन रिंग लग गया उसी कार्बन के साथ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब आप H2SO4 ऐड करोगे तो ये OH जो था ये रिमूव हो जाएगा, और ये जो बेंजीन लगा हुआ था सिर्फ ये रह जाएगा साथ में। ठीक है, और दूसरा वाला जो अगर आप देखें तो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, दूसरे वाले में क्या फ़र्क आया है, ये जो बेंजीन रिंग ऊपर था ना, सबसे ऊपर जो बेंजीन रिंग पहला वाला है, ये नीचे को आ गया, और जो नीचे खाली सब्स्टिट्यूटेड था, यानी जो खाली सब्स्टिट्यूट हुआ था अल्काइल या जो भी ग्रुप था, वो ऊपर वाली साइड पे चला गया। तो इन दोनों में ये डिफरेंस आया है, और रेशो जो है इनकी 1:1 है। यानी कि जिस तरह से हम लोग कहते रहे ना कि स्टीरियो सिलेक्टिव जो रिएक्शंस होते हैं उसमें एक की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, दूसरे की कंसनट्रेशन कम होती है, यहाँ पर वो नहीं हुई। और वो क्यों नहीं हुई, क्योंकि इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो थी ना रिएक्टेंट्स की, और रिएक्टेंट में जितने भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम थी। सिन पे थे, सिन पोजीशन पे थे सारे, सिस पोजीशन पे, तो इस वजह से इसमें जो है वो इतना कोई खास फ़र्क नहीं आया। रेशो जो है वो 1:1 प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट हमारे पास है E1 रिएक्शंस कैन बी रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिव का क्या मतलब है कि वो पोजीशन जो है वो हमने कहा था ना, रेडियो केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें पोजीशन देखते हैं वो कि कौन सा वाला कार्बन, कौन सा वाला हाइड्रोजन जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है हमने, या कौन सा जो है मॉलिक्यूल या कौन सी वाली साइट है जहाँ पर रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। तो हमने कहा कि SN1 रिएक्शंस जो होते हैं ये रेडियो सेलेक्टिव भी होते हैं। पहले हमने क्या कहा था, स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं, अब हमने कहा वो रेडियो सेलेक्टिव भी हो सकते हैं। रेडियो सेलेक्टिव का क्या मतलब है, वही E और Z का भी बीच में आ जाएगा कि कुछ मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ माइनर प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब इसमें होता क्या है कि रेडियो सेलेक्टिव में हम लोग देखेंगे कि आपके पास एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में आपने डाला है HBr और H2O। सिंपली क्या हुआ, यहाँ से जो है हमने रिमूव कराना है OH को, OH जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर। उसके बाद क्या हुआ कि डबल बॉन्ड बनेगा। जाहिर है जिस कार्बन ने OH ग्रुप को लीव किया है उसके पास डेफिशिएंसी आ गई है। उस डबल बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए जो कार्बन हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और डबल बॉन्ड बनाएगा, उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दो तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक होगा E और एक होगा Z। जो E प्रोडक्ट है उसमें जो है आपको नज़र आ रहा है कि जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो इस साइड पर बना हुआ है, और Z प्रोडक्ट में जो है वो दूसरी साइड पर बना हुआ है। तो मतलब कि इसने पोजीशन खुद से सेलेक्ट की है। Z वाला जो है ये माइनर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या रीज़न है ये हम आगे देखते हैं। उसमें हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे ना अल्कीन में, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इस चीज़ का क्या मतलब है, हम तो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन जितनी ज़्यादा हो, सब्स्टिट्यूट जितने ज़्यादा हो तो हिंड्रेंस कॉज होती है, लेकिन यहाँ पर हिंड्रेंस नहीं होती। आपको याद है जब हमने SN1 पढ़ा था, हमने कहा था कि उसके पास जो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, हमने उसमें कहा था स्टेरिक एक्सेलरेशन नहीं होती, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, स्टेरिक एक्सेलरेशन होती है। और दूसरी बात हमने वहाँ पर जहाँ पर हमने पढ़ा था कि टर्शियरी ब्यूटाइल के टाइम जो होता है वो स्टेबल होता है बाय द CH एंड CC बॉन्ड। ये पढ़ा था ना हमने कि CH और CC बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा होता है। फिर हमने कहा था कि CH बॉन्ड को पैरेलल होना चाहिए विद द पाई बॉन्ड, जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है उसके साथ CH बॉन्ड को या CC बॉन्ड को जो है वो पैरेलल होना चाहिए, ताकि वो उसकी स्टेबिलिटी को अचीव करने में हेल्प करे, ताकि वो पाई डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। यहाँ पर भी हमने सेम चीज़ कही कि स्टेबलाइज कब होता है ये, जब एम्प्टी p ऑर्बिटल जो होते हैं वो इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ CH और CC बॉन्ड। ये वाली चीज़ वही सेम है, वो बिल्कुल सेम चीज़ है कि स्टेबलाइजेशन कहाँ से आती है, जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है या कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो पैरेलल आ रहा होता है एम्प्टी p ऑर्बिटल की। यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है। फिर यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल्स दिखाई हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जो है ना स्टेबलाइजेशन किस तरह से होती है, या इसमें सवाल पूछ सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है।
ये क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो उसमें आप ये नीचे वाली डायग्राम्स बना देंगे और एक दो पॉइंट के जो है कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है पैरेलल होना चाहिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के, ये आप लिख देंगे। तो इसमें नीचे वाले में उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से होता है। आपको अगर मुश्किल लग रहा हो तो इसको ईजी करके भी बना सकते हैं। किस तरह से, जैसे आप लोगों ने वहाँ पे बनाई थी जब हम लोगों ने कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन स्टेबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर क्या होगा, पहले में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई आर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो कोई पाए बॉन्ड को स्टेबल करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसका केटाइन अच्छा नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट में एक मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप में कार्बन हाइड्रोजन जो है वो पैरेलल आ रहा है विद द पाए ऑर्बिटल, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो है उसके पैरेलल आ रहा है, उसको थोड़ा हेल्प आउट कर रहा है, थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अगर आप और आगे आएँ तो वहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप्स है, एक कॉर्नर पे दूसरा दूसरे कॉर्नर पे, तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतनी ज़्यादा डोनेशन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है, केटाइन की। तो ये वही बात ही की हुई है। उसके बाद हमारे पास है कि जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा, ये सारी वही बातें जो मैं आपको बता चुकी हूँ, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो है ना, डज नॉट एक्सप्लेन वाई इट वन कम फॉर्म फास्टर। तो ये उन्होंने बस इसमें ये लाइन करने की ज़रूरत नहीं, इसमें बस इतना याद रखें कि सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जितने ज़्यादा होंगे ना उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होगा। ठीक, अब ये जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं इससे पहले आप लोग ये नीचे वाली डायग्राम्स को देखेंगे। नीचे जो डायग्राम्स बनी हुई है ना, इसमें जो एक साइकिल सा दिखाया उन्होंने, उसमें वही चीज़ ही है, 3 मिथाइल लगे हुए हैं। वहाँ पीछे जो हमने पढ़ा था ना, ये वाला, ये था स्टीरियो सिलेक्टिव फॉर्मेशन, और ये जो ये है ना, ये रीजियो सिलेक्टिव फॉर्मेशन है, रीजियो सिलेक्टिव, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूल जो है ये, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बॉन्ड है वो फ्रंट पे बनेगा या बैक पे बनेगा, इस तरह से स्टीरियो सिलेक्टिव देखा था हमने। और यहाँ पर हम देखेंगे कि बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, सही है। तो यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए और एक OH है। OH का हमें पता है कि H पॉजिटिव आएगा, OH को वाटर की फॉर्म में रिमूव करा देगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब असल काम शुरू होता है यहाँ से, जब कार्बोकेटाइन बन गया है। अब आप बिल्कुल सेंटर वाला ये मॉलिक्यूल देखें जहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट डिपेंड ऑन विच प्रोटोन इज लॉस्ट। अगर तो ये कॉर्नर वाला मिथाइल अपना हाइड्रोजन लीव करेगा तो बॉन्ड इस तरफ से बनेगा, और अगर इस तरफ वाला मिथाइल बॉन्ड लीव करेगा अपना एक, यानी अपना एक हाइड्रोजन लीव करेगा, तो जो बॉन्ड है वो इस साइड पर बनेगा। तो ये बस, इसमें और कुछ नहीं है, सिंपली इसमें यही बताया गया है कि जब कौन सा जो प्रोडक्ट लीव करेगा उसमें से होगा। फिर अगर आप ट्रांजिशन स्टेट देखें कि एक लोअर ट्रांजिशन स्टेट है और एक हायर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट है। हायर एनर्जी वाली हायर क्यों है? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में रिपल्शन ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, तो इसीलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी कम है, ये प्रोडक्ट जो है वो इतना फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है कि पार्शियल डबल बॉन्ड जो है उसके अंदर सिर्फ 1 सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं साथ, ऐसे ही है ना। तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, जिसके सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा वो स्टेबल ज़्यादा, तो इसकी एनर्जी कम है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें से आपको ये आ सकता है, ये जो ग्राफ सा बनाया हुआ है एक तरह का, इसमें आप लोगों ने कुछ खास नहीं है, बस इनकी ट्रांजिशन स्टेट्स को माइंड में रखना है कि एक में जो है एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है डबल बॉन्ड के पास, और एक में जो है वो दो या 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, तो जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स वो ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पर यही प्रूव करना है। ऊपर वाली लाइंस अगर आप पढ़ें तो उसमें यही है कि रिमूवल ऑफ प्रोटोन ऑन राइट लेड टू अ ट्रांजिशन स्टेट इन विच देयर इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पार्टली फॉर्म। मोनो सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि उसमें एक साथ में लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, और ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। फिर अगर आप लेफ्ट से रिमूव कराएंगे, यानी जो लेफ्ट में मिथाइल लगा है उसका एक हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, यानी जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है E2। अब तक हम जो पढ़ के आए हैं वो E1 के बारे में था, अब हमारे पास है E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं हैव एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट्स। एंटी पेरीप्लेनर का क्या मतलब है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है इसमें। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन का क्या मतलब है? अगर आप नीचे देखें जहाँ न्यूमन्स प्रोजेक्शन ड्रॉ की हुई है, न्यूमन्स प्रोजेक्शन के अंदर आपको नज़र आ रहा है एक सर्कल है और हमारे पास बॉन्ड्स दिखाए हुए उन्होंने। इसमें जो हमारे पास हेलोजन है और जो H है, यानी कि एक्लिप्स फॉर्मेशन अगर आप देखें तो उसमें दोनों सामने सामने होते हैं। जब वो सामने सामने होता है ना तो उनके दरम्यान में एनर्जी ज़्यादा होती है, उनके दरम्यान में रिपल्शन ज़्यादा होती है। स्टैगर्ड में क्या होता है? एंटी का मतलब है कि ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें अगर जो मिथाइल ग्रुप है वो ऊपर है, तो दूसरा मिथाइल ग्रुप उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, यानी नीचे होगा। अगर एक जो है वो लेफ्ट साइड पे, तो दूसरा जो होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा, यानी वो राइट साइड पे होगा। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है, जब वो इतनी दूर दूर होते हैं उनके दरम्यान में रिपल्शन नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे यही वही बात ही आ गई, जैसे हम लोगों ने ई में कहा था, ई एल्कीन्स में जो है वो रिपल्शन नहीं होती, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह हमने कहा स्टैगर्ड में जो है वो रिपल्शन ज़्यादा नहीं होती है, इस प्लस उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि इक्लिप्स में जो है वो एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि रिपल्शन हो रही होती है, सही है। फिर न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ CH S बॉन्ड विद CX एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। वहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा था कि टर्शी कीटाइन जो होता है वो स्टेबल होता है बाय द डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इनटू एम्प्टी p ऑर्बिटल। यहाँ हमने कहा कि नया बॉन्ड बनता है जब CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और CH बॉन्ड नया बन रहा होता है।
तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि CH के ऊपर जो है ओवरलैपिंग हो रही होती है और नया बॉन्ड बन रहा होता है पाई बॉन्ड। उसके बाद उन्होंने कहा कि दो ऑर्बिटल सेम उसमें होते हैं, दो तरह की कन्फर्मेशंस बन सकती है, जैसे हमने कहा सिन पेरीप्लेनर और एंटी पेरीप्लेनर। सिन पेरीप्लेनर का क्या मतलब है? इक्लिप्स कन्फर्मेशन। इक्लिप्स का क्या मतलब है? दोनों चीज़ें आमने सामने होती हैं और उनके दौरान रिपल्शन ज़्यादा होती है। और एंटी पेरीप्लेनर का क्या मतलब है? कि उसमें स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है, अपोजिट साइड्स पे होते हैं। एंटी प्लेनर कन्फर्मेशन जो होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, जिनको हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस भी कहते हैं। उनके दरम्यान में जो एंगल होता है ना, एक एक मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन तीनों के दरम्यान में जो एंगल होता है 60-60-60 होता है। फिर है क्या, मतलब उन 3 का दूसरे वाले 3 के साथ, मतलब CH3 बॉन्ड CH3 है ना, तो CH3 का CH का एक बॉन्ड दूसरे वाले CH का एक बॉन्ड 60-60 का फ़र्क होता है। फिर हमारे पास ओनली इन एन एंटी प्लेनर कन्फर्मेशन आर द बॉन्ड्स ट्रूली पैरेलल। एंटी प्लेनर में क्या होता है? ट्रूली पैरेलल होते हैं, मतलब टोटली ऑपोजिट साइड पे होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिटली आमने सामने होते हैं। फिर है E2 एलिमिनेशन टेक प्लेस फ्रॉम एंटी पेरीप्लेनर कन्फर्मेशन। फिर वही बात ही आ गई कि E2 कन्फर्मेशन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो तभी बनते हैं जब एंटी पेरीप्लेनर कन्फर्मेशन होती है। जाहिर है लो एनर्जी, ये भी लो एनर्जी वाले को सिलेक्ट करेगा, जैसे पीछे वाले ने E को किया था, इसने जो है वो एंटी पेरीप्लेनर जो है जिसको हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं उसको सिलेक्ट किया। फिर E2 एलिमिनेशन जो होते हैं वो मोस्टली दो तरह के आइसोमर्स देते हैं, जिसमें हमारे पास है कि दो ब्रोमोब्यूटेन्स हैव टू कन्फर्मेशन विच H and B आर एंटी पेरीप्लेनर, वन दैट इज़ लेस हिंडर्ड और दूसरी जो है वो ज़्यादा हिंडर्ड है। तो यकीनन कौन सी बनेगी? जो लेस हिंडर्ड होगी, यानी कि E एल्कीन्स बनेंगे यहाँ पर भी। यहाँ पर फिर एक एग्जांपल दी गई है जहाँ पे उन्होंने बताया कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। यहाँ पर आपके पास एक जो है रिएक्टेंट मौजूद है, जहाँ पर आपके पास जो है सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन है जिसके ऊपर। अब क्या हुआ कि जब सोडियम एथॉक्साइड का आपने रिएक्शन करवाया, ब्रोमीन लीव हो गई, यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन अकर हुआ और डबल बॉन्ड बनाने के लिए जिस कार्बन ने हेल्प आउट किया उस तरह से, तो फिर यहाँ पर भी वही चीज़ ही हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जहाँ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे वहाँ हम कहेंगे मेजर बना है, और जहाँ नहीं होंगे वहाँ हम कहेंगे माइनर बना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि एंटी पेरीप्लेनर होना ज़रूरी है E2 रिएक्शंस के लिए। टू पॉसिबल कन्फर्मेशंस, दो तरह की कन्फर्मेशंस है, जैसे ये उन्होंने नीचे दिखाई है कि माइनर की कन्फर्मेशन क्या होगी, जैसे आपको नज़र आ रही है ये कि दो मिथाइल ग्रुप जो है वो सिन है, यानी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अगर ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान रिपल्शन बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, तो हिंडर्ड ज़्यादा हो गई, तो इस फॉर्मेशन ये फॉर्मेशन अच्छी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें दूसरे वाले में, तो दूसरे पेरीप्लेनर जो है इसमें हमारे पास हिंड्रेंस कम है, तो हम कहेंगे ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, ये मेजर बनेगा। उसके बाद दोबारा यही है कि चॉइस है कि प्रोटॉन कहाँ से एलिमिनेट हो, लेकिन कहाँ से एलिमिनेट होगा? ज़्यादा वहाँ से एलिमिनेट होगा जहाँ से हिंड्रेंस कम होगी, जो स्टेबल ज़्यादा होगा। फिर हमारे पास दोबारा है कि स्टीरियो स्पेसिफिक। अब मैंने आपको शुरू वाली स्लाइड में बताया था कि स्टीरियो सिलेक्टिव की डेफिनेशन वहाँ पर लिखी हुई है, स्टीरियो स्पेसिफिक की डेफिनेशन यहाँ पर आ गई है। स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या होता है? दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं रिएक्टेंट जो बनाते हैं, और उनमें से एक प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, एक कम होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक में ऐसी कोई चॉइस नहीं होती, उसमें रिएक्टेंट के थ्रू एक ही प्रोडक्ट बन सकता है और वो वही प्रोडक्ट बनाता है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, और रिएक्टेंट ही हमें बता देता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। इसमें भी प्रोडक्ट जो है वो E या Z बन सकता है, लेकिन E2 पहले से डिसाइड कर लेगा कि E प्रोडक्ट बनेगा या Z प्रोडक्ट बनेगा। इसकी एग्जांपल क्या है? आपके पास दो डायस्टीरियोमर्स हैं, एक डायस्टीरियोमर जो है वो सिन है और दूसरा जो है वो एंटी है। ठीक है, सिन वाला जो है वो सिन प्रोडक्ट बनाएगा, एंटी वाला जो है वो एंटी प्रोडक्ट बनाएगा। बेशक सिन वाला जो बनाएगा वो प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्शन बहुत स्लो होगा, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं और बहुत कम रिएक्शन सेंटर्स मिलेंगे उसको रिएक्ट करने के लिए। लेकिन क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि वो कोई मिक्सचर बना देगा। ये पता है इसमें क्या है? जैसे हम लोगों ने कहा था ना कि SN1 में जो होती है रेसिमाइजेशन होती है, तो आपको याद है हमने कहा था दो आइसोमर्स बनते हैं, तो इसी तरह E1 में जो है वो दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, एक ज़्यादा होता है एक कम होता है, ये और बात है। लेकिन E2 में जो है, जैसे SN2 में हमने कहा था कि SN2 में इन्वर्जन होती है, तो हमने कहा E2 में जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक तरह का ही प्रोडक्ट बनता है। जिस तरह इन्वर्जन में एक तरह का प्रोडक्ट बनता है, रेसिमाइजेशन नहीं होती SN2 में, इसी तरह E2 में जो है वो भी रेसिमाइजेशन नहीं होती, दो तरह के प्रोडक्ट नहीं बनते, बस एक प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, जो स्टीरियो केमिस्ट्री पीछे वाली की होती है वही होती है इसकी, लेकिन रेसिमाइजेशन में चेंज हो जाता था। ठीक है, यानी सॉरी, SN2 में वो चेंज हो जाता था, इन्वर्जन होती थी। हाँ, अब हमारे पास है कि कहाँ पहुँचे थे हम? हाँ, हमारे पास दो डायस्टीरोमर है। एक के पास क्या है कि दो फिनाइल ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड पे लगे हैं, यानी एक फिनाइल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे लगा है, एक फिनाइल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे लगा है। और ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है वो भी एंटी पैरेलल है, यानी कि एक जो ब्रोमीन है वो नीचे लगा हुआ है या ऊपर लगा हुआ है, और एक हाइड्रोजन जो है वो नीचे है, यानी इस तरह क्रॉस सा बना हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे चारों चीज़ें लगी हुई हैं। उनमें से जब दो रिमूव होंगी, यानी जब HBr रिमूव होगा, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है ऊपर से HBr अगर रिमूव हो जाता है यहाँ से, तो बाकी फिनाइल वहीं रह जाएंगे।
फिनाइल ऑपोजिट साइड्स पर ही रहेंगे, जो आपको नज़र आ रहा है ना, दिस डायस्टीरोमर जिसमें लिखा है एलिमिनेट टू गिव अल्कीन, वहाँ पर क्या हुआ कि वो बाकी मॉलिक्यूल्स वहीं रह गए, फिनाइल चेंज नहीं हुआ। तो क्या हुआ, ये एंटी पेरीप्लेनर बना मॉलिक्यूल, और इसमें जो थी वो हिंड्रेंस नहीं थी। फिर अगर आप दूसरा वाला डायस्टीरोमर देखेंगे, दूसरे वाले डायस्टीरोमर में क्या होगा कि वहाँ पर ये आपको दूसरे डायस्टीरोमर नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे दूसरा ये सामने दिया हुआ रीड्रॉ, जब आपने इसकी ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ की तो आपने देखा कि इसमें क्या है कि फिनाइल्स जो है वो आमने सामने आ गए हैं। जब आपने इसकी न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ड्रॉ की ना, तो आपने देखा गॉज फॉर्मेशन में कि फिनाइल्स एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है। यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर इतना अच्छा रिएक्शन नहीं ये देगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट वही बनाएगा जो बनाना चाहिए इसको, सही। फिनाइल जो है इसमें देखें, अगर आप ये प्रोडक्ट देखें ऊपर, तो प्रोडक्ट में फिनाइल दोनों में एक साइड पे है, और इसमें फिनाइल के सामने क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो प्रोडक्ट्स ये स्टीरियो स्पेसिफिक हैं, तो ये प्रोडक्ट अपनी मर्जी का ही बनाएंगे, जो जिस तरह का रिएक्टेंट होगा उस तरह का प्रोडक्ट होगा। अगर रिएक्टेंट में दोनों चीज़ें जो है वो सिन है, तो प्रोडक्ट में भी सिन नहीं होंगी, और अगर जो है वो इन्वर्स है तो इन्वर्स ही रहेगी। तो फिर हमारे पास यही है। बाकी अगर आप ये पढ़ के देखेंगे तो ये सेम है। फिर है फर्स्ट रिएक्शन इज़ अबाउट 10 टाइम्स एज फास्ट एज अ सेकेंड। तो मतलब इसमें क्या है कि पहला रिएक्शन फास्ट होगा, जाहिर है नीचे वाले में दोनों फिनाइल ग्रुप सामने सामने आ गए, इतनी ज़्यादा जगह ही नहीं मिल रही अटैक करने के लिए, इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी ज़्यादा है, तो रिएक्शन फॉलो नहीं होगा इतनी जल्दी। लेकिन जो फर्स्ट रिएक्शन है ये मतलब जिसमें डायस्टीरोमर जो है ये ट्रांस हैं, डायस्टीरोमर जो ये ई हैं, तो इसमें जो है ये रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी अगर आप पढ़ के देखें ये सेम ही लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट लाइन हमारी है, जो हम इसमें जो है ना ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होते हैं, इसमें सिर्फ एक पॉइंट हमने नहीं पढ़ा, जो कि आइदर पाथवे ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी इज़ प्रेफर्ड, यानी कि वो वाला पाथवे जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी हमेशा उसको प्रेफर किया जाएगा। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिकली कंट्रोल है, ये काइनेटिक कंट्रोल हुआ हुआ है इसमें, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कंट्रोल्ड में है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है, रिएक्शन की पागल नहीं हुआ पड़ा रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, आप आराम से रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर और मोर स्टेबल प्रोडक्ट, दो तरह से जाएगा, या तो ऐसा रिएक्शन करेगा जिसकी काइंड एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, या फिर ऐसा रिएक्शन करेगा जिसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी हम कहेंगे काइनेटिक कंट्रोल है, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की तो हम कहेंगे ये थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है। फिर लास्ट लाइन है, रिएक्शन गिव्स अ डिफरेंट डायास्टीरियोमर्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। मतलब कि जो डायास्टीरियोमर है वो डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है ना। मतलब क्योंकि डायस्टीरोमर डिफरेंट है, एक डायस्टीरोमर जो है वो सिन है, एक जो है वो एंटी है, तो सिन वाला जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट देगा और एंटी वाला डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। और ये डिपेंड किस चीज़ पे करें, स्टार्टिंग मटेरियल पे, जैसा स्टार्टिंग मटेरियल होगा ये वैसे ही प्रोडक्ट देंगे, सही है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक जो होते हैं ये स्टार्टिंग मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, और जैसा स्टार्टिंग मटेरियल होता है ये प्रोडक्ट भी उस तरह का ही देते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं होता कि ये जो है दो तरह का प्रोडक्ट देगा और फिर उसमें से डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं होता। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें मेजर जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने आपको शुरू वाली स्लाइड से बता दिए हैं कि इसमें जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंसेस आ सकते हैं चीज़ों के। और ये जो दो आपके पास एक ग्राफ की तरह के बने हुए हैं, एक में उन्होंने बताया स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कैसे होगा, और एक में उन्होंने बताया कि स्टीरियो जो है वो रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कैसे होगा। दो क्वेश्चन ये हो गए लॉन्ग के लिए अगर आ सकते हैं तो। अव्वल तो इसमें कोई ख़ास लॉन्ग बनते नहीं हैं, सारे शॉर्ट में ही आ सकते हैं। और ये लास्ट वाली एक चीज़ है कि दो डायस्टीरोमर के जो डिफरेंस है ये वाला, ये आपने करना है। मतलब कि दो डायस्टीरोमर में इसमें अच्छा है कि ये शॉर्ट या लॉन्ग में आ सकता है। इसमें आप लोगों ने बताना है कि अगर ये जो होता है ये रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, ये स्टार्टिंग मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसकी नेचर जैसी होगी प्रोडक्ट वैसा ही होगा। तो ये आप लोगों ने एक कर लेना है, और उसके अलावा बाकी छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वो देख लीजिएगा। होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।